हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीवाईक्यू एमसीक्यू की सिलेक्शन सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, जिसके हम 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका टेन्योर यानी कि पदावधि क्या है? 5 ईयर फर्स्ट ऑप्शन है, 5 वर्ष। सेकंड है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके प्रसाद पर्यंत। 6 ईयर ऑफ टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है, 5 ईयर्स ऑफ टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आइए हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, अगर हम इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, किस भाग में है। तो हम बताएंगे, ये भारतीय संविधान के भाग 15 में आपको देखने को मिलता है। और ये किन आर्टिकल्स के अंदर डील होता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 324 से लेके 329। ये आर्टिकल्स पूरी तरह से डेडिकेट हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये तो बेसिक बातें याद रखनी है। आर्टिकल जो भाग 15 है, पार्ट 15 है, वो आर्टिकल है 324 से लेके 329, 324 से लेके 329। आर्टिकल 324 क्या कहता है? दोस्तों, ये कहता है कि निर्वाचन जो आयोग है, निर्वाचन आयोग की संरचना, उसकी स्थापना और हटाने की प्रक्रिया आदि का इसमें वर्णन किया गया। यानी आर्टिकल 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कैसे होगी, संरचना क्या रहेगा और उनको हटाने की प्रोसेस क्या रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चरल एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं 324 क्या कहता है? 324 डील करता है, कहता है कि निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। यानी जो हम आपका इलेक्टोरल रोल्स या जो हमारा निर्वाचक नामावली है, इसको जब तैयार किया जाता है तो इसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनके ग्राउंड्स क्या क्या हैं? रिलीजन, डिसेंट, कास्ट और सेक्स। इन आधारों पर आप किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। 326 क्या कहता है? ये कहता है जो वयस्क मताधिकार है, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, उसकी बात करता है। और एडल्ट फ्रेंचाइजी में आप 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो 98 में लाया गया था, जिसके द्वारा जो वयस्क मताधिकार की आयु वो 18 ईयर कर दी गई है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 327 क्या कहता है फ्रेंड्स? ये संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन रिलेशन टू इलेक्शन। यानी संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी निर्वाचन से रिलेटेड जो पार्लियामेंट की पावर है वो आर्टिकल 327 में बताई गई है। 328 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। यानी 327 क्या कहता है? संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। और 328 कहता है राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। और जो हमारा 329 आर्टिकल है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। ठीक है ना? ये बात करता है कि किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारी कोर्ट्स हैं उनका, किसमें? जो इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं उनमें, यानी कि जो हमारे चुनाव संबंधी या निर्वाचन संबंधी जो भी मामले हैं। तो ये हमने कुल 6 आर्टिकल डिस्कस किए, जो 324 से लेकर 329 तक आपको देखने को मिलेंगे। 324, 325, 326, 327, 28 और 29। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा 324 है, इसके भी 6 सब डिवीजन है, 6 उपभाग है। 324 का 1 है, वो निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में बात करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो 324 का सब क्लॉज 2 है, वो निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। 324 का जो सब क्लॉज 3 है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग का अध्यक्ष होगा, ये बताता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। एंड जो 324 का सब प्लस 4 होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति हेतु बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट।
324 का सब क्लॉज 5 कहता है इसमें रिमूवल और रिजाइन प्रोसेस है, और 324 का जो सब क्लॉज 6 है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे इसके संबंध में डील करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमने कुल 6 सब डिवीजन देखे आर्टिकल 324 के। नेक्स्ट फ्रेंड, 324 का जो सब क्लॉज 5 है वो क्या कहता है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि की बात करता है। तो ये सब किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। क्या कहा है यहाँ पर? देखेंगे आप 324 का जो 5 है बेसिकली वो त्यागपत्र की बात कर रहा है और हटाने की प्रोसेस की बात कर रहा है। और यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या अन्य आयुक्त या जो भी प्रादेशिक आयुक्त हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर कमिश्नर हो या रीजनल कमिश्नर हो, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही रिमूव किए जाएंगे, हटाए जाएंगे। इनके लिए एक एक्ट काम करता है, इसका नाम है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991, द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। इसमें क्या बताया गया है कि तीनों के वेतन भत्ते, मतलब क्योंकि स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते हैं, 2 अदर मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है, तो टोटल 3 मेंबर बॉडी है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो तीनों के जो वेतन भत्ते व अन्य लाभ होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि जो सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं और अन्य जो इनके लाभ होते हैं वो बिल्कुल समान होंगे। और ये किसके समान होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होंगे। यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते और अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, वही इन तीनों इलेक्शन कमिश्नर को मिलते हैं। इनका वेतन जो है वो लगभग 2.5 लाख पर माह है, और इनमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव चेंज नहीं किया जाएगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं नो नेगेटिव चेंज, ठीक है ना? कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। इनका जो टेन्योर होता है वो कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, ठीक है ना? तो इनका चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो आपका अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, सबका कितना हो जाएगा? 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। ये अपना रिजाइन जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। और रिमूवल प्रोसेस क्या है इनकी? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हटाया जाता है, लाइक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो अन्य अदर जो मेंबर हैं या रीजनल जो मेंबर हैं, उनको जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो एक्चुअल में इनको हटाने का काम करता एट द एंड राष्ट्रपति ही है, ठीक है ना? तो अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो क्या है? तो भी अपने डिस्कस किया, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाते हैं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए देखिए कि हमने डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो ये लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो अभी हमने देखा था, अगर हम बात करेंगे तो संविधान का पार्ट 15 यानी जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 15 है, इस भाग 15 में जो आर्टिकल हैं वो है 324 से लेके 329। यानी अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, तो ये 324 से 329 के बीच में आता है। अब देखिए, क्या 321 आएगा? नहीं। 322 नहीं, 323 नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 324। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट, कहता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है बाय लोकसभा, लोकसभा के द्वारा, बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था। देखिए, इसको समझने के लिए हमें फिर से एक बार हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो आर्टिकल 324 का सब क्लॉज 1 है वो निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में बात करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। और कहता है कि जो संसद है, राज्य विधानमंडल है, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु एक आयोग होगा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन and control the preparation of the electoral rolls for president, vice president, parliament and state legislature, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। 324 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? ये स्ट्रक्चर की बात करता है निर्वाचन आयोग के, इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर की बात करता है। अब स्ट्रक्चर क्या है?
स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा उतने अन्य आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो देखिए हम सब जानते हैं, एक तो है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और होते हैं कुछ अदर अदर कमिश्नर होते हैं। जो अदर कमिश्नर होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट। ये क्लियर है। अब उनकी संख्या दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक भी नहीं हो सकती, ये सब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अब इस संदर्भ में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, फैक्ट है जो, जैसे अगर हम ओरिजिनली बात करेंगे तो पहले जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर था वो वन मेंबर बॉडी था, ठीक है। लेकिन 16 अक्टूबर 1989, 16 ऑफ अक्टूबर 1989 में इसको पहली बार थ्री मेंबर बॉडी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1990 में उसको अगेन सिंगल मेंबर कर दिया, और अब 1 अक्टूबर 1993 से अगेन ये थ्री मेंबर बॉडी है, और वर्तमान में ये तीन सदस्य ही निकाय है। यानी आज इसमें कुल थर्ड थ्री मेंबर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये परंपरा कब से स्टार्ट हुई? 1989 से। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में। हाँ, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इनका डिस्क्रिप्शन ना ही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही किसी एक्ट में किया गया है। बाकी हम सब जानते हैं, जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। दोनों क्वेश्चन के थ्रू मैंने जितने भी आपको थ्योरी बताने का प्रयास किया है। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय दी। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन आयुक्त की। देखिए मैंने क्या कहा था, एक तो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुछ है हमारे अदर अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। मैंने कहा ये कौन है? ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और ये है अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन आयुक्त यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर की। इनको कैसे हटाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था, इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी सलाह पर इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है ना। यही मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर एक हमारा इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, और आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और 324 का आप यहाँ पे देखेंगे, सब क्लॉज 5 यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। देखिए हटाने की प्रोसेस, मैंने कहा ना अन्य अन्य की नियुक्ति कौन, तो लिखा है यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त के को पद से हटाया जा सकता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय टू थर्ड मेजोरिटी इन ईच हाउसेज। सेकंड ऑप्शन है द सेम प्रोसीजर विच अप्लाइज इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, उसी प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, एंड द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको कैसे पद से हटाया जाएगा, अगेन हम उसी आर्टिकल पर पहुंचते हैं जो भी हमने डिस्कस किया था। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो या प्रादेशिक आयुक्त हो, सबको हटाने का काम हमारा प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है।
जिस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, सेम उसी प्रकार से हम इलेक्शन कमिश्नर में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने की प्रोसेस होगी। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? उसी प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। अब पहले हम दिनेश गोस्वामी समिति को पढ़ लेते हैं। देखिए, यह दिनेश गोस्वामी समिति ये कहते हैं अयोग्यता को प्रतिबंधित करने के लिए दल बदल निरोध कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जहां निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। मतदान पैटर्न में बदलाव करने की बात करते हैं, चेंज इन दी वोटिंग पैटर्न। ये 1981 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ताजा परिसीमन बनाने की डिमांड भी करते हैं, फ्रेश डेलीमेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1981 सेंसस। दूसरा, एक उम्मीदवार को के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। नॉट मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर 1 कैंडिडेट। और नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो विधानसभा की जो सीटें हैं, सीटों के लिए उम्मीदवारों की आयु 25 से 21 तक कम कर देना। ठीक है? रिड्यूस एज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम 25 टू 21 फॉर असेंबली सीट्स। और लास्ट है, गैर गंभीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना। मतलब इसमें बेसिकली बात है सुरक्षा जमा बढ़ाना है। 5,000 रुपए लोकसभा के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए 2500 रुपए। बेसिकली यहाँ पर फंडिंग की बात हो रही है, ठीक है ना, डिपॉजिट की बात हो रही है। तो ये सारी जो बातें हैं वो किसकी है? वो है दिनेश गोस्वामी समिति। तो अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग की गठन करना, क्या हमने ऐसा पढ़ा? बिल्कुल नहीं, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। लिस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति तैयार करना, ये भी गलत है। अगला है गवर्नमेंट फंडिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, तो इसी में हमने डिस्कस किया था, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? अब इसको एमपीपीएससी पी 2019 में पूछा गया था। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, भारतीय संविधान के भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 हम इसको डील कर चुके। 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करता है, पढ़ चुके हैं। नेचर कैसा है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, परमानेंट है, और दूसरा क्वासी जुडिशियल है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑटोनोमस, परमानेंट एंड क्वासी जुडिशियल एक संस्था है। दूसरा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950, और आप देखेंगे 2001 में इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई थी, स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली में है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैंने कहा था, वन यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए थे वो थे सुकुमार सेन, जो 21 मार्च 1950 से 21 दिसंबर 1958 तक, इससे पहले बंगाल के ये सचिव थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वी.एस. रमा देवी। ठीक है, जो 6 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी.एस. रमा देवी, और ये ऑप्शन नंबर है अपना थर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, वी.एस. रमा देवी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। द इलेक्शन कमीशन वॉज कन्वर्ट इंटू अ 3 मेंबर कमीशन इन दी फॉलोइंग ईयर्स, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? अभी हमने देखा था उसको, फिर से हम डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए, यह हमने इसको डील किया था। एक सेकेंड, देखिए 1989 3 सदस्यीय हुआ। ठीक है, तो फिर से अगेन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा राइट क्या हो जाएगा? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है क्या? अच्छा, पूछना क्या है, कौन सा सही है बताना है। जो गिविंग जो हमारे स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो क्या फर्स्ट करेक्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है? नहीं, हमने कहा ना 1+2, वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? गलत, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। तो जहां जहां पहले हैं उनको काट दो, ये वाला ऑप्शन गया। ठीक। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कराता है, ये गलत है। ठीक है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस, ये गलत है, ये हमारा इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है।
नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केवल 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वयस्क मताधिकार की बात की 326 में देखने को मिलेगा। एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही है जो कितनी है 18 वर्ष। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 आया था, उसमें 21 से घटाकर कितनी गई है 18 कर दी गई है और ये 28/3/1989 से लागू हुआ था। ठीक है ना। अयोग्यता के आधार क्या है, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन तो नॉन रेजिडेंस हो, मतलब अनिवासी हो, मन की अस्वस्थता हो, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो और भ्रष्ट हो, है ना, और अवैध आचरण करने वाला हो, इन सभी आधारों पर किसी भी व्यक्ति को योग्य ठहराया जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। कंसीडर द फैक्ट्स गिवन बिलो। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अभी हमने डिस्कस किया था कि जी हाँ, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल राइट आंसर है। सुकुमार सेन वो द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ इसका फैक्ट ये लिखा हुआ है, देखिए प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुकुमार सिंह, और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी। तो अगला जो अब स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें क्या है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। ठीक है ना। अब देखो इसको समझने के लिए आपको 2-3 बातें पढ़नी होंगी यहाँ पे और समझनी भी होंगी, तब जाके आप इसको क्लियर कर पाओगे। अगर हम यहाँ पर कार्य देखते हैं, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन देखते हैं, तो देखिए ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। ठीक है ना। ये राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। तो जो चुनाव आयोग है वो मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, लेकिन जो अधिसूचना है, अधिसूचना जारी कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। दोनों बातें याद रखेंगे। चुनाव आयोग में मतदान की जो तिथियां हैं वो घोषणा करता है चीफ इलेक्शन कमीशन अपना, बट राष्ट्रपति उसका अधिसूचना जारी करता है। तो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नोटिफिकेशन इज इशू बाय दी, नोटिफिकेशन किसके बाद इश्यू हो रही है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट्स ऑफ द पोलिंग। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है, ठीक है, ग्रांटिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगला, राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित विवादों का भी निपटारा करता है, सेटलमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू करता है। ये लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं आचार संहिता लागू करना। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। और संसद सदस्यों की निरहरता, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संसद सदस्यों की निरहरता से संबंधित मामलों में ये राष्ट्रपति को क्या देता है, सलाह देता है। ठीक है, टू गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ये इसके कार्य हो गए। अब इस कार्यों के आधार पर ये क्वेश्चन डील करते हैं, निम्न में किसका चुनाव आयोग से संबंधी है। देखिए चुनाव चिन्ह बंटवारा करना बिल्कुल सही है, चुनाव की वैधता का निपटारा करता है, बिल्कुल कहता है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना ये। लेकिन वो उसने पूछा क्या है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, और वो हमारा ऑप्शन होगा क्या, राइट ही, चुनाव की अधिसूचना, क्योंकि अभी हमने देखा ना ये काम किसका है, ये काम है राष्ट्रपति का। क्लियर है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट, संबंधित जो संसद है यानी जो कंसर्न हाउस है वो, द इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो संसदों की जो सांसद है यानी जो संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देगा। तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन। तो राइट क्या होगा, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, while deciding any question relating the disqualifications of a member of parliament, the president shall opt in the opinion of।
संसद के सदस्य की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्न का एक निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? और भी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? भारत के निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटिंग राइट बाय द यूथ्स एट द एज ऑफ 18 years was exercised for the first time in the general election of। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की जो आयु पर मताधिकार है उसका पहली बार प्रयोग किया गया था, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से 1989 में। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, चलो तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 14 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस इन लेक्चर्स को शेयर करें। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है ये 66th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, इसके द्वारा 21 से कितनी की गई थी? 18 कर दी गई है। और यही लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि 21 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 18। और ये किसके द्वारा? सॉरी, मैंने यहाँ पर 1988 के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।